नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10। और आज हम बात करेंगे कैंसर की जो बीमारी है, वो बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुए हनुमानगढ़ गंगानगर जो ज़िला है, ये दोनों ज़िलों में कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और पंजाब से भी काफ़ी पेशेंट यहाँ बीकानेर इलाज के लिए आते हैं। और आज हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो मनीष कौशिक जी, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे चर्चा करेंगे। और चर्चा का विषय भी है क्योंकि कैंसर का जो पेशेंट है वो हमने देखा है कि वो डर की वजह से ही मर रहा है, ना कि इलाज की वजह से। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है कैंसर का। तो आज डॉक्टर साहब से बातचीत भी करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं भाई कैंसर के पेशेंट किस स्टेज तक ठीक हो सकते हैं और कैंसर क्यों होता है, और कैंसर ठीक होने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से कैंसर ठीक किया जा सकता है, और कैंसर क्या खाने से बढ़ता है, क्या खाने पीने से नहीं बढ़ता है, वो सारी चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, पहले स्वागत हो आपका। नमस्ते जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और आपने कोलकाता से प्रैक्टिस की है और आज फ्री सेवाएं भी दे रहे हैं आप, जिस तरह से हमने देखा है, और काफ़ी मतलब कि जागरूक भी कर रहे हैं आप पेशेंट जो भी पेशेंट हैं कैंसर के। लेकिन हम कैंसर की बात करें सर, कैंसर किस वजह से होता है और क्यों होता है, पहले इसके बारे में बताएं सर। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने कि कैंसर क्यों हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है और क्यों होता है। कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं। अलग अलग कैंसर के अलग अलग मुख्य कारण हैं। जैसे अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो जैसे भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे कॉमन है, 1 नंबर पे आता है। और पुरुषों में मुख का कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा कैंसर आंकड़ों के हिसाब से 1 नंबर पे आता है। तो मुख का कैंसर का मुख्य कारण जो है वो है तंबाकू का सेवन। तो भारत में और साउथ ईस्ट जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें सब में तंबाकू का सेवन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होता है। गुटखा, सुपारी, जर्दा, पान इत्यादि के रूप में। तो जो मुंह का कैंसर है उसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है। साथ में अगर मरीज अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करता है तो उससे और भी ज़्यादा कैंसर पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर हम स्तन कैंसर की बात करें तो उसके मुख्य कारणों में अलग तरीके से है, जिसमें कि पहला बच्चा जो है एक उम्र के बाद होना, मुख्यतः हम बोलते हैं कि 35 वर्ष की आयु के बाद प्रथम बच्चा पैदा होना, और या बच्चों को स्तनपान न कराना या प्रॉपर टाइम तक बच्चों को स्तनपान नहीं करवाना। पारिवारिक हिस्ट्री, किसी को अगर पिछली पीढ़ी में मदर को या मौसी को अगर उनको किसी को स्तन या ओवरी अंडेदानी का अगर कैंसर हुआ है तो वो भी उनके लिए एक कैंसर के लिए खतरा है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसी प्रकार अगर पहले कोई नॉर्मल भी ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ बनी है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। शराब का सेवन, और इसी प्रकार अगर आपके कोई बचपन में किसी और कैंसर के लिए अगर रेडिएशन का ट्रीटमेंट हुआ है उस एरिया में तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के होने का खतरा एक रहता है। तो इसी प्रकार अन्य शरीर के भागों के कैंसर के लिए इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर हम बात करें पेट के कैंसर के बारे में तो उसमें है कि जेनेटिक जो एक फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके अलावा बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यह जानना ज़रूरी है कि आजकल हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं, भोजन है, वो काफ़ी सारे केमिकल से जुड़े हुए हैं। अगर आप बात करें जो खेत से निकलने वाले खाद्यान्न हैं तो काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज हो रहे हैं। बहुत सारे केमिकल्स हो रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कुछ केमिकल हैं जो कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ से गंदा जो केमिकल और जो गंदा पानी है वो नहरों के द्वारा पीने में यूज में केमिकल पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है, घरों में भी आ रहा है। और फिर रेड मीट का अगर कंजम्पशन है वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है कोलन कैंसर के लिए, रेक्टल कैंसर के लिए। और शराब का सेवन है लीवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग और जो वातावरण में वायु प्रदूषण में काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए।
तो इसी प्रकार अलग अलग साइट के हिसाब से अलग अलग रिस्क फैक्टर है। इन जनरल जो हमारा आज का वातावरण है, पोल्यूशन जो है और केमिकल इंडस्ट्रीज से जो भी आ रहे हैं, ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं। सर, अगर आप जैसे कैंसर के बारे में भी आप इतनी जानकारियां बताई हैं आपने, तो पेशेंट कितने प्रकार के इसमें कैंसर होते हैं, कौन सी स्टेज होती हैं? फर्स्ट स्टेज पे कौन सी किस तरह का इलाज होता है, सेकंड स्टेज पे पहुंचने में किस तरह का इलाज होता है, या थर्ड स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे, या उसके बाद भी कोई स्टेज होती है, या कोई ऐसा भी होता है कि कैंसर का इलाज है ही नहीं? अलग अलग कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, पर इन जनरल सभी कैंसर को हम स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4। जो स्टेज 1 है वो और स्टेज 2 है, उनको हम अर्ली स्टेज का कैंसर मानते हैं। स्टेज 3 को हम लोकली एडवांस कैंसर बोलते हैं, और जो स्टेज 4 होता है उसको हम मेटास्टेटिक या लास्ट स्टेज का कैंसर बोलते हैं। तो इलाज जो है वो स्टेज के ऊपर ही डिसाइड होता है, और ओवरऑल जो कैंसर का आउटकम है वो भी मेनली स्टेज के ऊपर ही निर्भर करता है। तो बहुत सारे मरीजों के एक जहन में सवाल रहता है कि सर हमारा कैंसर का स्टेज क्या है, क्योंकि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो स्टेज से ही एक कैंसर के इलाज और आउटकम की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। उनको यही मालूम है कि जो स्टेज 1 है उसका अच्छा इलाज है और ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और लास्ट स्टेज यानी कि स्टेज 4 है उसमें मरीज़ के पास काफ़ी कम समय है, ऐसा एक आम जन को अवधारणा होती है। तो स्टेज 1 का मतलब होता है कि बीमारी कहीं पे स्टार्ट हुई है और काफ़ी छोटी है और वहीं पे एक ही जगह पे है। स्टेज 2 का मतलब होता है कि बीमारी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पे है, पर थोड़ी बड़ी हो गई है, अगर आप उसको क्वांटिफाई करें। और स्टेज 3 में है कि बीमारी जहाँ स्टार्ट हुई है, शरीर के जिस भाग में स्टार्ट हुई है वहाँ पे काफ़ी बड़ी हो गई है, या उसके अगल बगल में जो लिम्फ नोड होती है, गिल्टी होती है, उन तक पहुँच गई है। और स्टेज 4 का मतलब होता है कि कैंसर जिस भाग से स्टार्ट हुई है उस अंग या भाग के अलावा शरीर के किसी अन्य भाग में पहुंच गई है। उदाहरण के तौर पे ब्रेस्ट यानी कि स्तन कैंसर की बीमारी जो है वो फेफड़े या लंग में, यानी कि लंग में या लीवर में या हड्डी में चली गई है, उसको हम स्टेज 4 या लास्ट स्टेज का कैंसर बोलते हैं। तो इस प्रकार हम जो स्टेजिंग है वो करते हैं। स्टेजिंग के लिए सीटी स्कैन या पेट स्कैन की जांचें की जाती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि बीमारी शरीर के अन्य किसी भाग में पहुंची है या नहीं पहुंची है। तो ऐसा भी सर होता है कि कैंसर के पेशेंट का इलाज नहीं हो सकता, कोई ऐसा इस तरह से भी है, या स्टेज वाइज है भी इस कैंसर का पेशेंट? जैसे 1 स्टेज है उसका इलाज हो सकता है, या सेकंड का हो सकता है, थर्ड का नहीं हो सकता, फोर्थ का नहीं, ऐसा भी कोई है सर? कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, बेसिकली स्टेज के हिसाब से ही किया जाता है। तो स्टेज 1 से लेके 3 यानी कि 1 2 3 में जो हमारा इंटेंट होता है वो क्यूरेटिव होता है, यानी कि हम मरीज़ को कैंसर से पूरी तरह से मुक्त करना चाहते हैं, जहां हम मरीज़ को कैंसर से एकदम ठीक करने की बात करते हैं। जबकि स्टेज 4 में मोस्टली कैंसर हम क्योर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसमें पेशेंट का कुछ जो सर्वाइवल टाइम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको बढ़ा सकते हैं, और साथ ही जो मरीज़ को समस्याएं हैं, दर्द है या कुछ अन्य कंप्लेन है उस कैंसर से रिलेटेड, उनमें हम कहीं ना कहीं मरीज़ को उनके सिम्टम्स में आराम दिला सकते हैं। अगर किसी को कोई स्टेज 4 कैंसर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम ट्रीटमेंट की सहायता से उस दर्द को बीमारी को कम करके दर्द में निजात दिला सकते हैं। और साथ ही साथ हम मरीज़ को जहां अगर इलाज नहीं करते हैं, तो फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ अगर 6 मंथ्स है तो हम इलाज से उसको एक्सटेंड करके 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर तक भी कर सकते हैं। और जो स्टेज 1 से 3 के कैंसर है उसमें हमारा जो इंटेंट होता है मरीज़ को ठीक करने, मतलब उद्देश्य जो होता है मरीज़ को इलाज से, कैंसर से बिल्कुल मुक्त करना। और अगर हम इलाज की बात करें तो मुख्यतः जो कैंसर का ट्रीटमेंट है मल्टी मॉडलिटी होता है आज की डेट में। तो मल्टी मॉडलिटी का मतलब होता है कि कोई एक सिंगल थेरेपी नहीं है, कोई एक सिंगल डॉक्टर नहीं है जो कि कैंसर का इलाज करेगा। मुख्य जो मॉडलिटी है ट्रीटमेंट की, उसमें होता है सर्जरी यानी कि ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, और कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, जिसको आम भाषा में सिकाई या सेक बोलते हैं। तो
सबके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। जैसे मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं कैंसर के लिए सर्जरी करता हूँ। वैसे ही मेरे कलीग हैं जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कि सिकाई या सेक द्वारा कैंसर का इलाज करते हैं। और फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कि दवाइयों द्वारा कैंसर का इलाज करते हैं, कीमोथेरेपी इत्यादि के द्वारा। तो मोस्टली कैंसर में तीनों में से दो या तीनों का ही यूज़ करना पड़ता है, जहां हम मरीज़ को एकदम क्योर करने की बात करते हैं। जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है मोस्टली कैंसर में, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहले सर्जरी करते हैं और उसके बाद में हम कीमोथेरेपी और उसके बाद में हम सेक का इलाज करते हैं। तो इस प्रकार से एक मरीज़ में तीनों तरीके की थेरेपी देनी पड़ती है, तीनों तरीके का इलाज करना पड़ता है, ताकि हम मरीज़ को कैंसर से बिल्कुल मुक्त कर सकें। इसमें यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक मोस्टली पेशेंट का एक सामान्य सा सवाल रहता है कि जब सर हमने सर्जरी करवा ली है, आपने हमारी जो ट्यूमर है, गांठ है, वो निकाल ली है, फिर हम सेक क्यों लें, हम कीमोथेरेपी क्यों लें? क्योंकि लोगों को एक आमजन को एक डर रहता है कि कीमो से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, तो हम क्यों इलाज लें कीमोथेरेपी का या सिकाई का, जब आपने हमारा ऑपरेशन करके गांठ को ऑलरेडी निकाल ही दिया है। तो उसमें ये होता है कि एक डिजीज़ होती है माइक्रोस्कोपिक डिजीज़, जो कि बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु जो कण होते हैं कैंसर के, वो अगर बॉडी में कहीं है जो कि हमको आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, संभावना होती है कि कुछ कण ऑपरेशन के द्वारा भी पूरे नहीं निकले हों, बॉडी में रह गए हों, और कुछ कण हैं जो ऑलरेडी ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हों, जो कि अभी प्रॉपर डिजीज़ नहीं बना पाए हों। तो जो कीमोथेरेपी है वो पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू जाके उन जो कैंसर सेल्स हैं, कण हैं, उनको नष्ट करती हैं, ख़त्म करती हैं। इसी प्रकार अगर कुछ कण जहाँ ऑपरेशन के उसी हिस्से में अगर रह जाते हैं, तो रेडिएशन या सेक के द्वारा हम उन कणों को, उन सेल्स को, कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं, ताकि जो कैंसर की बीमारी है पुनः वापस लौटकर ना आए। सर देखें तो पेशेंट में डर भी बना रहता है। सर कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट हौसला भी छोड़ देता है कि अब मैं कैंसर हो गया मुझे, तो मैं शायद मर ही जाऊंगा। और इस तरह की घटनाएं भी देखते हैं कि कैंसर के इलाज के दौरान पेशेंट कम मरते हैं, कैंसर के डर से पेशेंट ज़्यादा मरते हैं। ऐसा क्या है सर? ये बेसिकली है कि अवेयरनेस का एक इशू है। पेशेंट और पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभी इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। और जो आप बता रहे हो कि वो डर इसलिए है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे रूरल इंडिया की अगर मैं बात करूं या पेरिफेरल एरियाज़ की बात करूं, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्तन कैंसर की बात करें, जो कि महिलाओं में मुख्य कैंसर है भारत में और पूरी दुनिया में भी 1 नंबर पे आता है। तो बहुत बार होता है कि महिलाएं हैं, वो अगर कुछ उनको अर्ली स्टेज में कोई स्तन में गांठ महसूस होती है या निपल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तभी भी वो शंका के मारे कुछ पर्सनल रीजन से उसको अपने फैमिली मेम्बर के सामने या डॉक्टर के पास जाके दिखाने में संकोच करती हैं। उस टाइम तक संकोच रहता है जब तक कि वो बीमारी इतना ना बढ़ जाए कि वो उससे बदबू आने लगे या ब्लीडिंग होने लगे, ट्यूमर फट जाए, या वो बॉडी के अन्य किसी भाग में, हड्डियों में फैल जाए, जिससे कि हड्डियों में दर्द होने लगे। तब वो जाके उनके घर वाले या मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं, पता चलता है ये लास्ट स्टेज में कैंसर आ गया। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लास्ट स्टेज में हमारे पास जो ट्रीटमेंट आज की डेट में है, वो हम मरीज़ को कैंसर से मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। हम उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे कि मरीज़ की जो समस्याएं हैं, दर्द है या ब्लीडिंग या स्मेल, जो वुंड है, जो घाव ठीक नहीं हो रहा है, उनमें आराम मिल जाएगा। कुछ महीने या साल हम उसकी लाइफ में एक्सटेंड कर सकते हैं, पर एकदम हम कैंसर को मुक्त करने की बात आज की डेट में हम स्टेज 4 यानी कि लास्ट स्टेज में हम नहीं कर रहे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अल्टीमेटली स्टेज 4 में बहुत ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है। तो वो पेशेंट जो पहले संकोच के मारे आए नहीं, और अब जब आए हैं तब स्टेज लास्ट है, और अल्टीमेटली उन स्टेज 4 कैंसर में आउटकम बहुत अच्छा होता नहीं है। तो जब पेशेंट अनटाइमली, अननेचुरल कॉज से जब एक्सपायर हो जाता है, तो सोसाइटी में या नियर बाई जो लोग
पड़ोस में रहते हैं उनको मैसेज आता है कि फलाना आदमी को किसी की जो भी है महिला को कैंसर था और वो तो कैंसर से मृत्यु हो गई। 2 महीने पहले हमें पता चला था और अभी कैंसर से वो मर गई। तो अब मैसेज आता है कि सो एंड सो महिला कैंसर थी और वो कैंसर से मर गई, पर एक्चुअली हम पूरी पिक्चर को नहीं जान पाते हैं। और अगर आप सेम चीज़ को देखो, मोस्टली अर्बन इंडिया या जो एजुकेटेड हैं, जो अवेयर हैं, जिनकी बीमारी जिनको पहले से ही पता चल गई कि मेरे को कोई गांठ महसूस हो रही है, एंड वो अवेयर थे जिन्होंने जाके उसको सही टाइम से जांच करवाया, और हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया पता चला कि हाँ ये कैंसर है, और हमने जो स्टैंडर्ड तरीके से इलाज है जो अभी मैंने बताया, सर्जरी, कीमोथेरेपी, सिकाई, रेडिएशन, वो हमने किया, तो उनके आउटकम बहुत अच्छे हैं। हमारे पास अभी भी पेशेंट आते हैं जिनका 20-20, 25-25 साल पहले इलाज हुआ था और वो एकदम नॉर्मल है, अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो वो पेशेंट जिंदा है। बट जो पेशेंट आए ही हमारे पास स्टेज 4 लेके थे, उनको हम लाइफ ज़्यादा नहीं दे ऐड कर सकते हैं। तो इन जनरल क्या है कि जो पेशेंट इग्नोरेंट है, जो अवेयर नहीं है, वो इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। प्रेजेंटेशन जो हमारे पास उनका रहता है, जब वो डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, जो ऑलरेडी लास्ट स्टेज में पहुंचे हो। अब लास्ट स्टेज में सर्वाइवल हम ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो डर है वो उनका एक जगह ठीक है, पर वो डर बेसिकली अवेयरनेस न होने की वजह से है। तो अगर आप आंकड़ों की बात करो तो डेफिनेटली मेजॉरिटी इन रूरल इंडिया, जो पेरीफेरी के इलाके हैं जहाँ अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे अगर 100 केस कैंसर के डायग्नोस हो रहे हैं तो उसमें से मेजॉरिटी 50-60% दे आर स्टिल इन हायर स्टेज 3 और स्टेज 4, जहाँ की सर्वाइवल थोड़ा कम है कंपेरेटिव टू स्टेज 1 और 2। तो इन जनरल हम यही बोलते हैं कि अर्ली डिटेक्शन बेस्ट सर्वाइवल। तो जितना जल्दी हम इस बीमारी को डिटेक्ट करते हैं उतना ही इलाज अच्छे से कर पाते हैं, और उतना ही ओवरऑल जो रिजल्ट है, परिणाम है कैंसर के इलाज के रूप में, वो काफ़ी बेहतर होते हैं। सर, अगर हम बात करें, अभी आप कितने साल से कैंसर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने पेशेंट अभी तक आप देख चुके हैं और कितने पेशेंट आपके द्वारा ठीक किए जा चुके हैं? सो मैं लगभग 8-9 साल से कैंसर के पेशेंट्स देख रहा हूँ, और कैंसर के पेशेंट्स जो मोस्टली हमारे पास आते हैं, पहले मैं जैसे कलकत्ता में प्रैक्टिस किया हूँ, दिल्ली में काम किया हूँ, और अभी जयपुर में हूँ। तो अगर 100 पेशेंट अगर एग्जाम्पल के तौर पे आ रहे हैं, तो उसमें से 80% वो पेशेंट होते हैं जिनको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट से अच्छे से ठीक कर सकते हैं, और फॉलोअप में हम उनको रखते हैं। आज भी अगर मैं आपको देखूं कि जो 8 साल पहले किसी को अगर ट्रीट किया तो वो अच्छा कर रहे हैं, नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलोअप बेसिकली होता है कि हम मरीज़ का जब इलाज कंप्लीट कर लेते हैं, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, उसके बाद में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट को बुलाते हैं। हर स्टार्टिंग में हम 2-3 महीने के बाद बुलाते हैं। हर 2-3 महीने में मरीज़ हमारे पास आता है, दिखाता है, अगर कुछ जांच आवश्यक है तो वो भी करवाते हैं। और जब एक टाइम जो रिस्की पीरियड होता है, जिसमें कि कैंसर वापस पुनः आने की संभावना ज़्यादा होती है, इनिशियल के 2-3 साल, उसके बाद हम उसको फिर जो पीरियड है इंटरवल को बढ़ा देते हैं, 6-6 महीने कर देते हैं। फिर 5 साल के बाद साल भर से हम मरीज़ को बुलाते हैं। ये फॉलोअप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार जिसको कैंसर हुई है उसको सेम कैंसर के वापस आने की या दूसरे कोई नए कैंसर बनने की एक संभावना सामान्य से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो फॉलोअप से हम जो बीमारी है दोबारा लौट के आई है या कोई नई कैंसर बनी है, उसको एक अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने से इलाज जो है हम अच्छे से कर पाते हैं, और ओवरऑल पेशेंट के लिए हम अच्छे परिणाम लेके आ सकते हैं। तो मोस्टली हमारे पेशेंट प्रॉपर फॉलोअप में जो रहते हैं उनके आउटकम अच्छे हैं। जो पेशेंट मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं कि स्टेज 4 में आए हैं, और स्टेज 4 में भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो ट्रीटमेंट कतराने से डरते हैं, क्योंकि स्टेज 4 में मोस्टली जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी का इलाज होता है, दवाइयों का इलाज होता है। अब कीमोथेरेपी ऐसी दवाएं हैं जो कैंसर सेल को नष्ट करती हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट कुछ मरीज़ होते हैं जो समझते हैं, साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम साथ में मरीज़ को दवाइयाँ देते हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो कुछ मरीज़ होते हैं जो एक बार लेने के बाद में दोबारा से कीमोथेरेपी लेने के लिए नहीं आते हैं,
उनको लगता है कि मैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारे पास आना ही नहीं चाहते हैं डर के मारे। तो अब हम उनको नहीं तो साइड इफ़ेक्ट कम करने की दवा दे पाते हैं और नहीं आगे कंटिन्यू कीमोथेरेपी दे पाते हैं, तो उनमें फिर सर्वाइवल अच्छा नहीं रहता है क्योंकि वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए नहीं आ पा रहे। तो अवेयरनेस और पेशेंट का जो एक सेल्फ मोटिवेशन है वो बहुत ज़रूरी है कैंसर के इलाज के सक्सेसफुल रिजल्ट्स के लिए। सर अगर हम बात करें जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट हैं और डॉक्टर भी हैं वहाँ पर, और अगर हम बात करें हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सर पेशेंट कैंसर का कोई डॉक्टर नहीं है, और आप हनुमानगढ़ जिले से ही हैं, और अगर हम देखें तो हनुमानगढ़ जिले का आप नाम भी रोशन कर रहे हैं क्योंकि आप सेवा भी कर रहे हैं, यहाँ सेवाएं भी दे रहे हैं। और आपको पता है हनुमानगढ़ गंगानगर में कैंसर के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पानी जो है वो गंदा पानी आता है और पीने का जो पानी है वो बिल्कुल ही फैक्ट्री युक्त केमिकल युक्त पानी आता है, और यहाँ का खान पान भी ऐसा है, इसीलिए यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें सर, जो गरीब पेशेंट हैं, जो गरीब परिवारों से हैं, उनका इलाज कैसे हो पाए सर, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा ही नहीं होता, क्योंकि कैंसर में बीमारी में पैसा बहुत लगता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी देख रेख हो नहीं पाती पेशेंट की, और वहाँ पे अगर वो जाते हैं तो उनको टेस्ट वगैरह इतने लिखे जाते हैं कि वो जब तक टेस्ट कराते हैं तब तक तो वो शायद वो पूरा ही आदमी ही ख़त्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें डेफिनेटली बहुत जांचें होती हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है इनिशियली स्टार्टिंग में कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो जो डायग्नोसिस करने के लिए जांचें हैं, पहले हमको बहुत सारी जांचें करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आहार नाल या मतलब कॉलन कैंसर, जो भोजन की नली का अगर कोई कैंसर है पेट में, तो उसके लिए एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी इत्यादि की ज़रूरत होती है। उसकी अपने आप में एक कॉस्ट होती है। एक बार जब कैंसर कंफर्म हो जाता है तो फिर सीटी स्कैन करके स्टेज देखना पड़ता है कि ये कहाँ तक फैला है। सीटी स्कैन का कॉस्ट ऐड हो जाता है। ये जांचें होने के बाद रूटीन इलाज करने के लिए रूटीन ब्लड टेस्ट करने होते हैं, उनका भी एक कॉस्ट आ जाता है। ये सब जांचें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ताकि हम एक्चुअली डिसाइड कर पाएँ कि हमको मरीज़ को इलाज क्या देना है। अगर हम ये जांचें नहीं करेंगे तो हमको एग्जैक्ट स्टेजिंग नहीं पता चलेगी और हम मरीज़ का इलाज जो प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से होना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। अगर किसी मरीज़ को लंग में कैंसर, आंत का कैंसर है जो कि लंग में चला गया, और अगर मैं लंग को जांच करके देख ही नहीं रहा हूँ और मैं आंत की कैंसर के लिए ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं तो बीमारी लंग में छोड़ ही रहा हूँ। और अगर मैं जांच कर रहा हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाता है स्टार्टिंग में ही कि ये तो बीमारी लंग में भी फैली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इलाज नहीं करूँ, पर इलाज करने का जो तरीका है वो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। मेरे को उसको पहले कीमोथेरेपी देनी है, फिर मेरे को इलाज को मॉडिफाई करना है। तो इलाज करने का सही तरीका जब अपनाएंगे तभी हमारे परिणाम है बेहतर होंगे। अगर मैं इलाज करने का जो तरीका स्टैंडर्ड तरीके से नहीं रखूँगा, जो कि पूरे विश्व स्तरीय गाइडलाइंस में बहुत सारी रिसर्च आर्टिकल्स के पब्लिश होने के बाद आते हैं कि ये कैंसर का अगर ये स्टेज है तो इस तरीके से इलाज होना चाहिए, जब तक हम वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इलाज नहीं करेंगे तो परिणाम बेहतर नहीं होंगे। तो वो स्टेज और ये सब जानने के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने बताया कि कैंसर ऐसी बीमारी है कि जहां हम सब इलाज कर लें उसके बाद में भी एक वापस आने का रिस्क संभावना रहता है, क्योंकि इन जनरल अगर आप समझो तो ये एक बेसिकली जेनेटिक बीमारी है। हमारी जीन्स में प्रॉब्लम्स होने के बाद कैंसर डेवलपमेंट होता है। तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कैंसर का, वो जो बेसिक जेनेटिक डिफेक्ट जिसकी वजह से कैंसर, उसको हम अभी ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए कि बीमारी कहीं दोबारा से ये कैंसर या कोई और दूसरा कैंसर ना आ जाए, तो फॉलोअप में भी मुझे कई बार कुछ जांचें करनी पड़ती है, सीटी स्कैन, पेट स्कैन। तो डेफिनेटली बहुत सारी जांचें हैं जो छोटे शहरों में अवेलेबल नहीं है, जैसे पेट स्कैन आपके हनुमानगढ़ में और गंगानगर जिले हेडक्वार्टर पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मरीज़ को अगर पेट स्कैन की आवश्यकता है तो उसको बीकानेर या जयपुर जाना है, तो बीकानेर जयपुर जाने आने का खर्चा, वहाँ रुकने का खर्चा और पेट स्कैन की जांच का खर्चा, जो कि एक महंगी जांच है, 20-25 हज़ार रुपये की जांच होती है। तो डेफिनेटली जांचों के लिए खर्चा पैसे खूब लगते हैं। अब उसके लिए सरकार की बहुत सारी अच्छी स्कीम्स भी हैं जिनसे मरीजों को, ज़रूरतमंद मरीजों को काफ़ी लाभ भी मिला है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, भामाशाह योजना है। इसके अलावा गरीब मरीज़ के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष
या प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी मरीज़ को कुछ फंड है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मिल जाता है। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होती है। आधार कार्ड या अन्य जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं कैंसर डॉक्टर के द्वारा एप्लीकेशन साइन करके भेजनी होती है, और कुछ दिनों में प्रधानमंत्री कोष सहायता कोष से या मुख्यमंत्री सहायता कोष से धनराशि है जो डायरेक्टली हॉस्पिटल के नाम से आवंटित होती है। तो जो ज़रूरतमंद है और जो कैंसर पीड़ित है वो प्रॉपर कैंसर सेंटर पे कैंसर डॉक्टर से अपने फाइनेंशियली जो स्टेटस है उसके बारे में बात करके और अच्छे से इलाज ले सकते हैं। अगर गरीब है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है। हाँ, ये है कि उसको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, कैंसर डॉक्टर के पास, कैंसर सेंटर में, जहाँ जो डॉक्टर है उसको बताएंगे कि अगर आपके पास धनराशि पर्याप्त नहीं है इलाज कराने के लिए, जांच कराने के लिए, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट सहायता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहायता कोष से भी मिल जाती है। और अगर आप ऑलरेडी चिरंजीवी एनरोलमेंट किया हुआ है या अन्य आयुष्मान भारत स्कीम में किसी में आपका ऑलरेडी कार्ड है तो आप उसके द्वारा भी इलाज करवा सकते हैं। सर, अगर आपसे किसी ने यहाँ मिलना हो और आपसे किसी ने बातचीत करनी हो तो एक तो आपके मोबाइल नंबर आप बता दीजिए दर्शकों को, और साथ में आप बता दीजिए जगह जहाँ पर आप मिल सकते हैं। जैसे हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर जिले में यहाँ पर पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर पेशेंट, तो वो अगर आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिलेंगे और कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? मैं अभी रेगुलरली फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में बैठता हूँ, और मंथली मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ आता हूँ। प्रत्येक मंथ के चौथे शनिवार को मैं सुबह 10 से 12 बजे गंगानगर में मेरी ओपीडी होती है, और दोपहर में 1:30 बजे से 1:30 से 3 बजे तक मैं हनुमानगढ़ में यहाँ मेडिकल पॉइंट पे मेरी ओपीडी होती है। इसके अलावा अगर कैंसर के इलाज या कैंसर से संबंधित कोई परामर्श अगर हो तो मेरे ईमेल आईडी पे मुझे संपर्क किया जा सकता है। मेरी ईमेल आईडी आप नीचे मेंशन कर देंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कैंसर के बारे में डॉक्टर जो मनीष कौशिक जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और इन्होंने ये भी बताया कि कैंसर के जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। और गरीब पेशेंट हैं जो इलाज के लिए जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है वो लोग भी इलाज करा सकते हैं, वो भी मनीष जी से मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो इनका बैठने का यहाँ पर हनुमानगढ़ जो बैठने का स्थान है वो हर महीने के लास्ट सैटरडे को, 4th सैटरडे को, तो राज पैथ लैब जो कि मेडिकल पॉइंट है भगत सिंह चौक उसके नज़दीक, वहाँ बैठते हैं ये, और यहीं 1:30 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे से 3 बजे तक यहाँ देखते हैं पेशेंट को। और इनके अलावा ये जयपुर बैठते हैं, और ये हनुमानगढ़ जिले भादरा से ही हैं और सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर। हम इसको समाज सेवा इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर में अगर देखें तो कैंसर का स्पेशल डॉक्टर नहीं है, और ये जयपुर से स्पेशल यहाँ पर आते हैं पेशेंट को देखने, और इनको पता है कि हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में किस तरह के हालात हैं कैंसर के, किस तरह के पेशेंट हैं, और ये फ्री सेवाएं भी देते हैं और फ्री जांच भी करते हैं। जो भी अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती है वो भी पेशेंट को करते हैं। तो आपको जो भी कांटेक्ट करना है, आपको ईमेल आईडी डॉक्टर साहब की नीचे मेंशन की जाएगी, आप ईमेल आईडी के द्वारा इनको ईमेल कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपना मोबाइल नंबर वहां छोड़ देंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ देंगे, तो भी डॉक्टर साहब आपसे संपर्क कर लेंगे। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ टाइम चैनल पवन खत्री के साथ, और हमारे साथ थे खास मुलाकात में आज कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष कौशिक। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ टाइम चैनल पवन खत्री के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।